नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वन वेरिएबल जो एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हमारा पूरा जो चैप्टर है वो समीकरण के बारे में। किसके बारे में चैप्टर है? समीकरण के बारे में। और समीकरण के चैप्टर में हमने सबसे पहले शुरू किया था एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण में हमने 15 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। उसके बाद हम दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ग समीकरण पढ़ेंगे। तो हमें 3 समीकरण पढ़ना है, एक चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अब यहां पे हमने 15 क्वेश्चन आप कर चुके थे। अब 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना? 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उनको हल करिए और उसके बाद यहां पर उसके सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में नंबर लिखिए कि आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। ये थोड़ा सा हमने नया प्रयोग किया है, तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बोलिएगा कि ये अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है, बिल्कुल। आप क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इन्वेंशन इज आपका जो होता है, इन्वेंशन इज द नेसेसिटी, ऐसा कहावत है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सुना है ना? ठीक है, तो आपका जो आवश्यकता आविष्कार की जो जननी है उसमें हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? जय कहता है कि उसके पास शुभम के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। यानी अगर शुभम के पास क्या कहता है, जय क्या कहता है कि उसके पास शुभम के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। और जय के पास कितने कंचे हैं? 37 कंचे। देखिए, यहां पर हमको आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मैं। देखिए, हम इसको ऑप्शन से तुरंत कर सकते हैं, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा आपको। तो जय के पास कितने कंचे हैं? 37। अब शुभम के पास माना कि x हो। देखिए, एक चर लेना है इसलिए मैं एक x ले रहा हूं। ठीक है, शुभम के पास कितने? x। तो जय कहता है कि उसके पास शुभम के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो शुभम का 5 गुना 5x उससे 7 अधिक है, ये रहा, बराबर 37। ठीक है, तो इक्वेशन कितनी बन गई? 5x बराबर 37। और 37 क्या है? जय के हो गया। तो 5x बराबर 37 में से 7 गए तो 30, और x बराबर कितना हो गया? 6। यानी x बराबर 6, इसका मतलब होता है शुभम के पास कितना हो गया? 6। तो आपके पास शुभम के पास कितना हो गया? 6। तो आपका सी उत्तर सही है। समझ पाए? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ये सी उत्तर सही। अब इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। बाय ऑप्शन कैसे? जैसे कि आप क्या करें, जय के पास कितने कंचे हैं? 37 कंचे। तो शुभम के पास कितने कंचे होंगे? माना कि पहला ऑप्शन लेते 9, तो 9 × 5 = 45, और 45 में 7 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन लेंगे 8, 8 × 5 = 40, 40 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 47, जो कि हो नहीं सकता। चौथा ऑप्शन लेंगे 5 × 5 = 25 और 7 32, जबकि होना चाहिए 37। छठा ऑप्शन लेंगे अपना तीसरा ऑप्शन लेंगे 6 × 5 = 30 और 7 37, ये हो गया। तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ठीक है, कोशिश करिए। देखिए, ऐसे सवाल बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको हो पाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या हो रहा है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए? -7/3, ठीक, के दुगने में, दुगना का मतलब होता है ये दुगना। ठीक है, दुगना आगे लिख लो भले, ये -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए मतलब माना कि x जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो जाता है? 3/7 प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या का उत्तर आपको लाना है। ठीक है, बस सिंपल, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद डायरेक्ट लिखिए 3/7, ये -7 दूनी 14, तो 14 हो जाएगा तो कितना होगा? +14/3। ठीक, अब एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21, 3 × 9, 14 × 7 = 98, 98 और 9 कितना होगा? 107, तो 107/21। ये आपका पहला ऑप्शन आपका उत्तर है, 107/21। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम हमारे पास। देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, पर देखिए गुजरना पड़ेगा इनसे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जोड़ फास्ट करनी है तो हमें प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। देखिए, आयत का नाम लेते ही आपको पता हो जाना चाहिए, अभी मेंसुरेशन हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है,
मेंसुरेशन हम अच्छी तरह से पढ़ चुके। तो एक आयत का परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप क्या होता है, ये आयत होता है। इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, हम क्षेत्रमिति पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपको आयत के बारे में समझना है तो हमने ज्यामिति के बारे में और क्षेत्रमिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। ये आयत होता है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, इसका परिमाप होता है 2 धन लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई 2 से तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि लंबाई x, तो 2 लंबाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई उसने दे रखी है 2 सही 3/4 बराबर कितना 13। ये ना सवाल, यही है ना सवाल। बस इसको हल करिए, अब कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 और यहां पे क्या हो गया x प्लस 11/4 बराबर 13/2। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 बटे में चला जाएगा उधर। अब देखिए x बराबर 13/2 माइनस 11/4। अब देखो, अब 13/2 में से यहां पे आपको सही करना है। करिए इसको ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अभी तक? ठीक है, अब आपके यहां पे आप करिए इसको, तो आपके पास जो चीजें हैं वो ऐसी चीजें हैं। अब यहां पे लघुत्तम लेंगे तो 2 का गुणा उधर कर देंगे, तो 2 का गुणा भी उधर कर देंगे। 26 है ना, 26 में से 11 गए तो कितना बचा 15, तो उत्तर कितना होगा 15/4। 15/4 और 15/4 मतलब 4 तिया 12, कितना बचा 3, तो 3 सही 3/4। कहां दिख रहा है 3 सही 3/4, तीसरा उत्तर है आपका 3 सही 3/4। कहीं कोई दिक्कत? देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। यह आपका मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन है, पर हमें एक चर लेना है, इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम इसको पढ़ रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण में देखो उम्र के सवाल आ सकते हैं, आयत के सवाल आ सकते हैं, प्रतिशत के सवाल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए हमने एक चैप्टर लिया। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और ये लगभग सभी एग्जामों में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बैंक में रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है, सभी ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम जहां बैंकिंग की होती है और बैंकिंग में एक उम्र का क्वेश्चन तो आता ही है, तो वो इसी से रिलेटेड है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की ओर। विजय की मां की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उम्र के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से किए जा सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं वो भी बताऊंगा। विजय की मां की वर्तमान आयु, मैं आपको 2-3 तरीके से, जहां पे जो भी तरीका लगेगा मेरे को वो बताऊंगा मैं। विजय की मां की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, कोई बात नहीं। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना है 66 वर्ष होगा, तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है देखिए। तो विजय की मां की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु की 3 गुनी। देखिए जब भी हम चर मानते हैं तो हमेशा छोटी चीज को चर माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे उसने बोला है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, छोटा जो है उसको मान लेंगे x, तो राम की उम्र हो जाएगी x + 5। तो यहां पे विजय और मां में कौन है छोटा, तो विजय है, तो माना कि विजय की उम्र जो होगी वो कितनी होगी x, तो प्रश्न अनुसार उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी 3x। अरे यहाँ पे बहुत सारे बैंक वाले तो बहुत सारा सवाल करके बैठ गए होंगे। देखिए हम मानते हैं कि आपके पास वो है, पर ये सारी चीजें भी आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं उस तरीके से बताऊंगा। विजय की मां की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो उसकी मां की कितनी हो जाएगी 3 गुना, 3x हो गए। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद विजय की आयु कितनी हो जाएगी x + 5। 5 वर्ष बाद मां की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 5। ठीक, अब इन दोनों का योग कितना है 66, ऐसा उसने बोला है उसने। अब करिए इसको, 3x और x 4x, 5x और 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो यहां पे हो जाएगा 66 - 10, तो x बराबर हो जाएगा 66 में 10 गए तो कितना बचा 56/4, 4 14, x बराबर 14। उसने बोला है विजय की वर्तमान आयु, तो विजय की वर्तमान आयु कितनी है 14 वर्ष। आपका ये कौन सा उत्तर हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया। ये तो है आपकी पहली विधि। अब देखो यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं बेसिक ही सब कुछ चीज होती है। अगर मैं अनुपात के रूप में लूं इस सवाल को, तो विजय अगर 1 अनुपात का है तो उसकी मां कितने अनुपात की है 3 अनुपात की। अनुपात का मतलब होता है x इंटर नहीं करना है, बस बात ही खत्म, 1:3 की। अब उसके बाद उसने क्या बोला है 5 साल बाद किसकी उम्र और उसकी मां की उम्र, विजय और उसकी मां की उम्र
कितना हो गए 66 हो गई। तो वर्तमान में कितनी होगी, 5 वर्ष पीछे लाओ विजय को, 5 वर्ष माँ को पीछे लाओ, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। 10 अगर हम पीछे लाएंगे तो 66 में से 10 गए कितना बचा 56। ये 56 उम्र होगी वर्तमान में दोनों की। और वर्तमान में दोनों का अनुपात कितना हुआ, 1 और 3 कितना हुआ 4। तो ये 56 बराबर किसके हैं 4 के। तो 14 चौक 56। देखिए ट्रिक कुछ नहीं होती साहब, जितना भी बेसिक होता है, देखो यहाँ पे किया ना आपने 56/4, तो बेसिक का ही आपका रूप होता है। अब इस सवाल को करना होगा तो आप हवा में कैसे करेंगे। अब बात हवा की आती है। विजय की माँ की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, इसका मतलब होता है 1 और 3 कितना हो गया 4, ठीक। और दोनों की उम्र 10 वर्ष पहले कितनी है 66, तो आज कितनी होगी 56। 56 कितने के बराबर है 4 के बराबर, तो 1 बराबर कितना हुआ 14। तो विजय की वर्तमान आयु कितनी होगी 14। खत्म। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल साहब। देखिए अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 18, अगर पहला ऑप्शन 18 है विजय की उम्र, तो उसकी माँ की उम्र की 18 दूनी 18 तिया 54, ठीक। और वर्तमान में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी 56। तो क्या 18 और 54 कितना होता है 56 होता है क्या, नहीं होता है, तो पहला उत्तर गलत। फिर दूसरा उत्तर से 14 और 14 तिया 42 और 42 सॉरी कितना 42 और 42 और 14 कितना होता है 56 होता है, तो आपका उत्तर सही है। लो साहब, तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। तो उम्र के सारे सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकते हैं और दोनों से भी किया जा सकता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। शुभम के पास कुछ सिक्के हैं, सिक्के वाले क्वेश्चंस देखिए। अब आपने देखो वाकई में वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं इसमें। शुभम के पास कुछ सिक्के हैं, सिक्के 2 रुपए वाले हैं तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब होता है कि यहां पे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्यादा है, तो हम तो कम को मानते हैं। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या माना कि x, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। उसने बोला 3 गुना है, बोला ना, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, ठीक। अब क्या कह रहा है वो, और इनके मूल्यों का योग कितना है 77, यानी कितने मूल्य के हैं वो 77 रुपए के, ये 77 रुपए के। अब देखो x और कितना है 3x, x कितने हैं 5 रुपए वाले, तो 5 गुणा x, और 3x क्या है 2 रुपए वाले, तो 2 गुणा 3x। ये रुपए हो गए ना। अगर 5 रुपए के 10 सिक्के होते तो 50 रुपए होते कि नहीं होते। अगर 2 रुपए के 50 सिक्के हों तो 50 दिया 150, इस प्रकार से होते कि नहीं होते। तो यहां पे हो गया। अब ये हो गया 5 रुपये के x सिक्के, 2 रुपये के 3x सिक्के। अगर रुपये के बारे में बात करें तो 5 का x में गुणा किया, 2 का 3, ये दोनों कितना हो गया 77। सवाल हल करिए। अब ये कितना हो गया 5x और ये कितना हो गया 3 दूना 6x, कितना हो गया 11x। 11x बराबर 77, तो x बराबर कितना हो गया 7। x बराबर 7, तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के 7 और 2 रुपए वाले कितने हो गए 7 या 21। बस उत्तर है, हो गया साहब आपका सवाल। तो यहां पर क्या पूछा 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी 7। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बस आसान आसान से सुंदर सुंदर से सुशील से क्वेश्चन है ना, सुशील क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन से भी कर सकते, बहुत सारे बोलते हैं सर ऑप्शन से करो, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से कर लो सर। देखो देखिए, अगर वो बोलेगा 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 है, पहला ऑप्शन ले। अच्छा पहला ऑप्शन तो उत्तर है इसका, पहला ऑप्शन तो लीजिए मत, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अगर 8 हो तो 8 और 5 कितना हो गया 40, ठीक है। अगर ये 40 हो गए, ये 40 हो गए, तो आपको पता है उसने क्या बोला है, जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 3 गुना है, तो 8 तिया कितना हो गया 24, और 24 गुना कितना होता है 48। तो आप 40 और 48 दोनों जोड़ते हैं तो कितना होता है 88 होता है, जबकि चाहिए कितना 77 चाहिए। बस इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुणजों, गुणज। देखिए पहली बात तो क्या होता है गुणज, इसके बारे में इस वर्ड को अपन समझते हैं। गुणज इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। बस आ गए अपने हिसाब से। अगर मेरे को 7 का पहाड़ा लिखना है तो 7 + 7 और फिर 7 + 7 + 7, यही होता है ना भाई। 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, यही पहाड़ा होता है। तो यहां पे 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 368 है। अगर मतलब होता है 11 के 3 गुणज, 11 के 3 गुणज का मतलब होता है जिसमें 11 का पहाड़ा
बोलता है, ये 11 का भाग लग जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 22 तो 11 का गुणज है, अगर मैं बोलूं 44 तो वो 11 का गुणज है, मैं बोलूं 55 तो वो 11 का गुणज है, मैं बोलूं 77 तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 11। तो मुझे जब पहला पता ही नहीं है तो मैं पहला क्या लिखूंगा, x। तो दूसरा कितना होगा, उसमें 11 जुड़ा होगा। तीसरा कितना होगा, उसमें 11 और 11 दोनों 22 जुड़े होंगे। ये लगातार हो गए ना। पर कल से बोला जाए कि 77 अगर पहला है तो दूसरा होगा 88 और तीसरा होगा 99। भाई होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से। तो यहां पर 11 के देखो, तो समझ पा रहे हो, अगर सबसे पहला 11 का गुणज अगर x हो तो दूसरा कितना होगा, x + 11 और तीसरा कितना होगा, x + 22। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब उसका योग कितना है, 363 बराबर 363। हो गया उत्तर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करना है, इसको जोड़ना, x x x कितना हो गया, 3x, 22 और 11 33। 33 किस में से घटेगा, 363 में से। 363 में से 33 घटेगा तो 0 3 330। 330 बटे 3 मतलब 110। 110 का मतलब होता है x 110 है तो ये कितना होगा, 121 और ये कितना होगा, अरे भाई कितना होगा, 132। ये हो गया। तो इसके उत्तर गुणज क्या क्या होंगे, 110, 121 व 132। ठीक है। अब रही बात ऑप्शन की, ऑप्शन में मैं तो पहले ही बता देता हूं कि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये 11 से भाग लगता ही नहीं। ये 11 से भाग लगता है, ये 11 से भाग लगता है, ये 11 से भाग लगता है, पर 121 पहले ने, 132 बाद में, उसके बाद 110, तो ये हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, चौथा ही आपका ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है। देखिए, इसको प्रैक्टिस से हमें फास्ट करना है। प्रैक्टिस का मतलब होता है इन सवालों के सामने से गुजरिए। देखिए बहुत सारों की हालत, देखिए मैं मैथ्स का पूरा एक सूत्र बताता हूं कि मैथ्स में करना कुछ नहीं। भाई आपके पास 500 या 1000 क्वेश्चन अगर होंगे तो आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाए, बस उन्हीं को रोज रिवाइज करना है, उन्हीं को रोज रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं। मैथ्स सीखने का यही फंडा है। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। पूर्ण संख्या कोई भी होगी, माना कि दो पूर्ण संख्या, यदि उनमें अनुपात 2:5 हो, यानी उनका अनुपात कितना है, 2:5, तो इन अनुपात 2:5 तो इनका अंतर कितना, देखो इसको x माना तो इसको कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 5x। अब क्या कह रहा है, उनका अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी घटाई है। कितना आ रहा है अंतर, 66 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूं। तो 5 में से 2 गए कितना बचा, 3x बराबर 66। तो x बराबर कितना हो गया, 22। x बराबर अगर 22 हो गया तो पहली संख्या होगी 44 और दूसरी होगी 22 5 110। 44 और 110 इसका उत्तर है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या क्या होगी, 22। अब इस सवाल को ऐसे यूं करके सकते हो आराम से। क्या करोगे, दो संख्याओं का अंतर 66, उनका अंतर अनुपात 2:5 है, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 बराबर 66, तो 1 बराबर कितना होगा, 22, 22 दूना 44, उत्तर जय हिंद जय भारत। ठीक है। चीजें क्या होती, अच्छा ये सारी चीजें आपको है ना बड़े बड़े सवालों में काम आएगी। कभी कभी जैसे ये सवाल है ना, ये कभी कभी बड़े बड़े सवालों में ये सवाल होता है, छोटा सा एक सवाल होता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लग रहा है ये पैटर्न, अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे ऐसे पैटर्न में कराओ ये सवाल, जिससे क्या होता है अब हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में क्या होता है थोड़ा हम्मली हो जाते थे। अगले क्वेश्चन के, सुमित के पास 50 रुपए के, 20 रुपए के और 10 रुपए वाले नोट है। कुल कितने नोट है, 25 नोट है। कोई बात नहीं, कुल कितने नोट है, 25 नोट है, हो गया। जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है, यानी टोटल मूल्य कितना होता है, 590 रुपए। ठीक है साहब। अब क्या हो रहा है, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या और 50 रुपए, 50 और 20 वाले की संख्या कितनी होती है, 3 और 5, यानी इसका मतलब होता है 50 रुपये और कितने रुपये, 20 रुपये वाले। 50 का कितना हो जाएगा, 3x, और 20 रुपए का कितना हो जाएगा, 5x। ठीक। अब टोटल नोट कितने हैं, 25 है, इसका मतलब होता है 25 में से ये घट जाएंगे, ये नोटों की संख्या है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो 25 माइनस 8x, ये संख्या किसकी हो जाएगी, आपके हो जाएगी। 50 हो गया, 20 हो गया, तो 10 रुपए वाली। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए। उसने क्या बोला है, ध्यान रखिए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल होते हैं। 50 रुपए वाले नोट की संख्या कितनी है, 3x, क्योंकि वो अनुपात दे रखा है उसने 3। 20 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, 5x, और टोटल नोट कितने, 25। तो 25 में से अगर ये दोनों जाएंगे तो ये 25 में से अगर दोनों गए तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या होगी। अब देखो, अब इनको करो, ये 50 रुपए वाले नोट, तो 50 गुणा 3x, इनका एक मूल्य हो जाएगा, प्लस 20 रुपए वाले नोट,
उसमें 5x का गुणा करेंगे तो उनका एक मूल्य हो जाएगा, प्लस 10 गुणित 25 माइनस 8x इनका भी एक मूल्य हो जाएगा, और सभी मूल्य कितना होगा 590 होगा। बस ये सवाल है साहब। देखिए इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चिंता नहीं करें, पर हमें यहां पे भी ये सारी चीजें भी तो आना चाहिए ना साहब मेरी, और इसकी प्रैक्टिस है, हम फास्ट कर सकेंगे इसको। अब करिए इसको। देखिए यहां पर चीजें जो होती है, यहां से भी 0 निकल सकता है, यहां से भी 0 निकल सकता है, यहां से भी 0 निकल सकता है, और यहां से भी 0 निकल सकता है, तो सभी 0 तो गए। अब यहां कितना बचा, 5 दिया, 15x, 5 दूनी 10x, ये 0 चला गया साहब उधर, प्लस ये 10 भी इधर चला गया, तो यहां कितना बचा 25 माइनस 8x बराबर 59। समझ पा रहे हो ना। अब देखो 15x, 10x और 8x, तो 15 और 10 कितना होता है 25, 25 में से 8 गए तो कितना बचा 17, या फिर यूं भी कर लो 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, और 2 इसको जोड़ दो कितना हो गया 17x बराबर 59 प्लस 25 सॉरी माइनस 25 हो जाएगा। अब करो 17x बराबर 59 में से 34 गए तो कितना बचा, 25 गए तो कितना बचा 34 बचा। x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 क्योंकि 34/17, x बराबर 2 हो गया तो 50 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, हाँ 5 3 दूना 6, 20 रुपए वाले कितने हो जाएंगे 10, और यहां पे 10 और 6 कितना हो गया 16, तो ये कितना हो जाएंगे 9, क्योंकि टोटल 25 है। लो साहब यह उत्तर हो गए सारे उत्तर। अब क्या चाहिए उसको, तो 20 प्रकार के वाले नोट, यानी 20 रुपए वाले कितने नोट है, तो 20 रुपए वाले कितने नोट होंगे 10 नोट होंगे। क्या समझ पाए मेरी बात को, कहीं कोई दिक्कत आगे, सवाल समझ में बहुत शानदार सवाल। अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। अगर वो बोले कि 20 रुपए वाले नोट कितने होंगे, तो ध्यान से देखो 20 रुपए वाले नोट कितने होंगे, तो 20 रुपए वाले नोट माना कि ऑप्शन में 9 है, तो 9 अगर ऑप्शन 20 रुपए वाला है, तो 20 रुपए वाला यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अनुपात कितना है 5, ये कटेगा नहीं। पहली बात तो 20 रुपए प्रकार के नोट में हमेशा ऑप्शन आपको 6 और 9 ही मिलेंगे, क्योंकि 9 और 10 आपका कटेगा नहीं, ठीक है। सॉरी आपका उत्तर केवल 10 ही हो सकता है, 10 के अलावा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई 5 अनुपात 9 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, और सिक्कों की संख्या इधर नहीं तो 5.5 हो सकती है, 4.5 हो सकती है, ऐसे तो होगी नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा 10 ही होगा। ऑप्शन से डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अगर 20 होता तो फिर अपन सोचते उसके बारे में। समझ पा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई मैं आपको लॉन्ग मेथड नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। एक आयताकार तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, ठीक है, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। कोई बात नहीं, एक तरणताल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 154 मीटर तो इसकी लंबाई चौड़ाई, देखिए मैंने क्या कहा था, छोटे को मानिए, छोटा मानिएंगे तो चौड़ाई कितनी x, अरे बहुत आसान है, वो तो क्या होता है आपको इतना सारा लिखना पड़ रहा है। चौड़ाई कितनी x, तो लंबाई कितनी हो रही है, लंबाई कितनी हो रही है, लंबाई हो रही है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, ऐसे बोल रहा हूं, ठीक। अब क्या कह रहा है, परिमाप कितना है, तो परिमाप कितना होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154, ऐसे ही होता है। भाई परीक्षा में अगर मेरे को सवाल करना होता तो मैं क्या करता पता है आपको, 2 लंबाई को लिखता मैं 2x + 2 और चौड़ाई को लिखता x बराबर 154। परीक्षा में करना होता तो यही स्टेप करता, और यह भी नहीं करता, ये 2 154 से काट के लिखता मैं। तो अगर यहां से 2 154 से कटेंगे तो 2x और x कितना हो गया 3x बराबर 154, अगर 2 बटे जाएगा तो कितना होगा 72, और 72 में से 2 करेगा तो कितना बचेगा 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर यहां पे 1 मीटर को, यहां पे क्या होगा एक, ठीक है, 2 का भाग लगे तो 2 साती 14, 2 साती 14, अब ये 2 घटाए तो कितना बचा 75, 75/3, 75/3 मतलब कितना होता है 25। अगर 25 आपकी क्या हो गई लंबाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी होगी 25 दूना 50 और 2 52, तो आपका उत्तर कितना होगा 25 और 52। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, तो लंबाई होगी 52 और चौड़ाई होगी 25, तो इसका उत्तर कौन सा है आपका, सी वाला उत्तर है। लंबाई कितनी होगी 22। अब इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, देखो ऑप्शन क्या हो रहा है, पहली शर्त क्या पूरी होना चाहिए, आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 अधिक होना चाहिए, 2 गुने से 2 अधिक होना चाहिए। तो लंबाई क्या होती है 65, तो चौड़ाई तो 65 हो ही नहीं सकती। यहाँ पे क्या हो रही है चौड़ाई 52, ये भी हो नहीं सकती।
चौथे ऑप्शन में देखो चौड़ाई 52 हो नहीं सकती यार, पहले ऑप्शन आपका मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन वैसे अगर वो सही सजाए तो इसके चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एक जैसे हो सकते हैं और 2 में से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है साहब आपको? लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ये और ये दोनों भुजाएं समान होती है और ये आधार है। ये आधार कितना दे रखा है? 4/3 सेंटीमीटर। ठीक दे रखा है। उसका परिमाप 4 से 2, ये तो ये x होगी और ये भी x होगी। और परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों का योग, यानी x + 4/3 बराबर कितना दे रखा है? 4 से ही 2/15, तो 15 चौक 60 और 2 62/15। भाई 4 से ही 2/15 मतलब 15 चौक 60 और 2 62/15। तो इसका मतलब होता है ये सवाल है, बस ये सवाल हो गया खान तक। अरे मैं इतना थोड़ी बनाऊंगा परीक्षा में, ये लिखूंगा मैं तो, और ये भी नहीं लिखूंगा मैं तो, डायरेक्ट क्या करूंगा, x और x कितना हो गया? 2x। तो 2x का मतलब x बराबर 62/15 - 4/3, और आपको पता है 2 का भी भाग लगेगा तो गुणित 1/2। यही मेरा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ x और x कितना हो? 2x। 2x। अब देखो यहाँ से करते थे, 3 × 5 = 15, 5। ठीक है, 62 में से 20 गए तो कितना बचा? 42 बचा ना, 5 चौक 20, तो 42/15 गुणित 1/2। 2 से 2 गया तो कितना बचा? 21, तो 21/15। 21/15 का मतलब होता है 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 7/5, यानी 5 × 5 = 2, 7, 1, 2, 5 आपका उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? 1 से ही 2/5, यानी दूसरा उत्तर आपका सही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज फिर 10 क्वेश्चन सीखे। तो ये मेंसुरेशन जो आपके जो एक चरी रेखिक समीकरण है, एक चरी रेखिक समीकरण में आपने 10 क्वेश्चन और सीखे। तो मैं आशा करता हूं कि जो हम आज नया प्रोजेक्ट टाइप लेके आए हैं आपको इसमें अच्छा लगा होगा। कोई कमी हो तो भी बताइए। देखिए हम रोजाना कोशिश करते हैं हमारी भी मेहनत कम हो, आपकी भी मेहनत कम हो। आपकी मेहनत कम होने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF देते हैं, जिससे क्या होता है आपके पास, अच्छा उन PDF को सेव करके रखा करो। अगर आपको सेव करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका मोबाइल में किस प्रकार से इन चीजों को सेव करके रखें, जिससे क्या होता है आने पर उनकी प्रैक्टिस की जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक चरी रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन और आएंगे और उसके बाद खत्म हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विचरी रेखिक समीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। तो ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। आज की तारीख में ये कह सकते हैं मॉडर्न चैप्टर है, आधुनिक चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में करिए यस हमें अच्छा लग रहा है, और आप यहाँ पे ये हमारा जो नया प्रयोग है इसके बारे में भी बताइए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हमें बताइए, हम और सुधार करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।